राखी का त्योहार आते ही मुझे सबसे ज़्यादा दिल्ली वाली बुआ की कोरियर का इंतज़ार रहता था। बुआ जी कितना बड़ा पार्सल भेजते थे। तरह तरह के विदेशी ब्रांड वाले चॉकलेट, गेम्स, मेरे लिए रंग बिरंगी ड्रेस, मम्मी के लिए सूट, पापा के लिए कोई ब्रांडेड टी शर्ट। इस बार भी बहुत सारा सामान भेजा था बुआ जी ने। पटना और रामगढ़ वाली दोनों बुआ ने भी रंग बिरंगी राखियों के साथ बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। बस करनाल वाली बुआ की राखी हर साल की तरह एक साधारण से लिफाफे में आई थी। 5 राखियां, थोड़े से चावल और 50 रुपए का एक नोट। मम्मी ने चारों बुआ जी की राखी वाले पैकेट डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिए ताकि पापा दफ्तर से आकर एक बार भेजी हुई राखियां और तोहफे देख लें। पापा ने दफ्तर से आते ही चाय वाले टेबल पर लंच बॉक्स और लैपटॉप वाला बैग रख दिया और खुद सोफे पर बैठ गए। चारों बहनों की राखी आ गई है। मम्मी ने पापा के लिए किचन में चाय बनाते हुए आवाज लगाई। नीरू का लिफाफा जरा। पापा को नीरू बुआ की राखी का सबसे ज़्यादा इंतजार रहता था। सबसे पहले उन्हें की भेजी हुई राखी को अपनी कलाई पर बांधते थे। नीरू बुआ सभी बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, पर एक वही थी जिसने शादी के बाद भी शायद कभी सुख नहीं देखा था। शादी के तुरंत बाद देवर ने सारा बिजनेस हड़प लिया और घर से बेदखल कर दिया। फूफा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। थोड़ा बहुत कमा लेते थे। अपने इकलौते बेटे मानव को भी मोहल्ले के साधारण से स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। बस एक उम्मीद लेकर ही बुआ जी किसी तरह जिंदगी जी रहे थे। नीरू बुआ के भेजे लिफाफे को देखकर पापा कुछ सोचने लगे। रमन, इस बार हम सभी राखी के दिन सुबह सुबह ट्रेन से नीरू के घर उसे बिना बताए जाएंगे। उसे सरप्राइज देंगे। नीरू दीदी के घर। मम्मी पापा की बात सुनकर एकदम चौंक गई। आपको तो पता है ना कि उनके घर में कितनी तंगी है। हम 3 लोगों का खाना पीना उनके लिए सिरदर्दी बन जाएगा। वो इतना बंदोबस्त कैसे करेंगे? पर पापा की खामोशी बता रही थी कि उन्होंने तो नीरू बुआ के घर जाने का मन बना लिया है। और घर में यह सबको पता था कि पापा का फैसला बदलना बेहद मुश्किल होता है। राखी वाले दिन हम सभी सुबह ही बुआ के घर पहुंच गए। नीरू बुआ घर के बाहर बने बरामदे में टूंटी के नीचे कपड़े धो रही थी। नीरू बुआ उम्र में सबसे छोटी थी, पर मंदहाली, तंगी और रोज की फिक्र चिंता ने उसे सबसे ज्यादा उम्रदराज बना दिया था। एकदम पतला और कमजोर शरीर था उनका। इतनी कम उम्र में चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ साफ दिख रही थी। बुआ जी की शादी की एल्बम को मैंने कई बार देखा था। शादी के समय बुआ जी की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। शादी के बाद के 11 साल की परेशानियों ने बुआ जी को कितना बदल दिया था। बेहद पुराने घिसे हुए सूट में बुआ जी को मम्मी और पापा दूर से ही देखे जा रहे थे। पापा की आंखें खुली की खुली रह गई। हम सभी पर नजर पड़ते ही बुआ जी एकदम चौंक गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कैसे करे। अपने बिखरे हुए बालों को संभालते हुए और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वह खड़ी हो गई। उनके घर कई सालों से कोई मेहमान नहीं आया था। वह तो जैसे भूल ही गई थी कि मेहमानों को घर के अंदर आने के लिए कैसे कहा जाता है। बुआ जी के बारे में सब बताते थे कि बचपन में उन्हें साफ सफाई और सजने संवरने का बहुत शौक था, पर आज दिख रहा था कि गरीबी और चिंता कैसे इंसान को अंदर ही अंदर घुन की तरह खा जाती है। बुआ जी को छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए किसी न किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। हालात ऐसे हो गए थे कि ज़्यादातर रिश्तेदारों ने अब उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। बस एक पापा ही थे जो अपनी सीमित तनख्वाह में से बुआ जी को कुछ ना कुछ देते रहते थे। पापा ने आगे बढ़कर सहमी हुई बुआ को गले से लगा लिया। भैया, भाभी, मनु, तुम सभी अचानक, सब कुछ ठीक है ना? बुआ ने कंपकपाती आवाज में पूछा। आज वर्षों बाद मन किया राखी पर तेरे घर आने का, सो हम आ गए। पापा ने बुआ को सहजता से जवाब दिया। भाभी अंदर आ जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। बुआ ने मम्मी के हाथों को अपने ठंडे हाथों में लेते हुए कहा। नीरू, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ, रमन खुद चाय बना लेगी। हम सभी बुआ के घर जाते समय रास्ते में से बहुत सारी मिठाइयाँ और नमकीन ले गए थे। मम्मी रसोई में जाकर सभी के लिए प्लेट लगाने लगी। उधर बुआ कमरे में पुरानी फटी चादर वाले बेड के ऊपर पापा के पास आकर बैठ गई। बुआ जी का बेटा मानव भागकर फूफा जी को बुला लाया। राखी बांधने का सही समय शाम 7 बजे का था।
मम्मी बुआ जी को अपने साथ लेकर मॉल चले गए, सभी के लिए नए कपड़े खरीदने और बुआ जी के घर के लिए घर का राशन लेने। शाम तक पूरे घर का नक्शा बदल गया था। नए नए पर्दे, बेड की नई चादर, रंग बिरंगे डोरमैट, सारा परिवार इन नए कपड़े पहनकर चमक रहा था। पता नहीं कितने सालों बाद आज बुआ जी की रसोई का भंडार पूरा भरा हुआ था। धीरे धीरे एक आत्मविश्वास बुआ जी के चेहरे के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। पर सच तो यह था कि उनको तो इतना ही संपूर्ण लग रहा था। बुआ जी ने थाली में राखी सजा ली, मिठाई का डिब्बा रख लिया। जैसे ही वह पापा को तिलक लगाने लगे तो पापा ने बुआ को रुकने के लिए कहा। सभी एकदम चौंक गए। पापा बोले, 10 मिनट तक रुक जाओ, मेरी दूसरी बहनें भी बस पहुंचने वाली हैं। पापा मुस्कुराने लगे। तभी बाहर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनकर बुआ, मम्मी और फूफा जी बाहर की तरफ दौड़े। देखा तो तीनों बुआ जी का परिवार सामने खड़ा था। नीरू बुआ का घर मेहमानों से खचाखच भर गया था। दिल्ली वाले नीलम बुआ बताने लगे कि थोड़े दिन पहले उन्होंने पापा से कहा था कि क्यों ना हम सभी मिलकर एक तीर्थ यात्रा पर चलें। बस पापा ने उसी दिन ही तीनों बहनों को फ़ोन किया कि अब तीर्थ यात्रा पर जाने का समय आ गया है। पापा की बात से तीनों बहनें सहमत हो गई कि इस बार नीरू के घर सभी इकट्ठे होंगे और थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उसकी सहायता करेंगे। नीरू बुआ तो बस एक टुक अपनी बहनों और भाई के परिवार को देखे जा रही थी। कितना बड़ा सरप्राइज मिला था आज उसे। नीरू बुआ सभी से गले मिल रही थी। सब ने पापा को राखी बांधी। शायद सभी के लिए यह बहुत अनोखा राखी का त्यौहार था। रात को एक बड़े रेस्टोरेंट में हम सभी ने डिनर किया। फिर घर आकर देर रात तक बातें की। अभी भी बुआ कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही थी। वह तो बस अपनी आंखों से गिरते हुए आंसुओं को पोंछे जा रही थी। आंगन में ही हम सभी चादर बिछाकर सो गए। नीरू बुआ पापा के साथ किसी छोटी बच्ची की तरह चिपकी हुई थी। लग रहा था कि इस प्यार दुलार का उन्हें बरसों से इंतज़ार था। मुझे पापा के फैसले पर बड़ा प्राउड फील हो रहा था। सच में आज का दिन किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था। बुआ जी बेशक गरीब थी, पर रिश्तों की अमीरी आज भी उनके साथ थी।